चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही कल्पना ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। कल्पना ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस कल्पना ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर परस गई। कल्पना की उम्र भी 55-56 वर्ष के करीब थी। उसका पति कमल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से कमल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे विवेक पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते विवेक कब 34 बरस का हो गया, पता ही नहीं चला। कल्पना ने नाते रिश्तेदारों में विवेक के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सब ने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। कल्पना को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। कल्पना अपनी उंगलियों के पैरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी उठाई, फिर से रोटी बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। कल्पना ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। विवेक कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। कल्पना अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि विवेक मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। शिकायत विवेक समझ गया। माँ की उंगलियों में छाले उभर आए थे। देखकर विवेक दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है थोड़ी सी रोटियों में, जला ली ना अपनी उंगलियां। कल्पना सुबकने लगी। माँ को दुखी देख के विवेक भी रोने लगा। विवेक बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला, कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो मेरे सहारे काट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। विवेक ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर कल्पना अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे विवेक जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर विवेक फावड़ा लेकर निकल गया। कल्पना ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण ताजा करना था। कल्पना को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर कल्पना को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उसमें से एक बोली, माँ जी विवेक चला गया क्या? हाँ रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। कल्पना ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं है,
साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है। औरतों ने कल्पना को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक। किसी रिश्तेदार से कहिए, रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। सबसे बोल दिया। कल्पना ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा करण कुमार है। इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे अमर को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पीट चुका है। 48 बरस का है। अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले लिया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है। बड़ी उम्र की लगती है। बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो डोल बजाते हुए घर ले जा रहा था। अरे विजय नहीं तो जुगाड़ किया है अमन के लिए। चलो, राम मिलान जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती हुई घर आ गई। मन की बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। विवेक का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर कल्पना ने रात को रोटियां नहीं बनाई। विवेक पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? कल्पना उठी और वह पोटली लाकर विवेक के हाथ में थमा दी। अम्मा, यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं। मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थी, इन्हें बेचकर बहू ले आ। विवेक हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का अमर लेकर आया है, आज पैसे देकर। तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहता है मुझे। कल्पना फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू विवेक से नहीं देखी गई। रुआसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में? अब चुप हो जा। विवेक की बात सुनकर कल्पना के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुए जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने वाली है। कल्पना की खुशियों को पंख लग गए। खुशी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह को ही विवेक साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। कल्पना ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काटकर इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं? तुमने कहा तो मैं बेच आया, अब मैं नहीं जानता। कल्पना बोली, तू कमल से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा। कल्पना की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही है। गरीबी ना होती तो विवेक के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? विवेक अपनी उम्मीदों को क्यों दफन देता? झोपड़ी में मायूसी ना होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर से सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। विवेक खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर विवेक कमल के घर पहुँचा। कंडी यहाँ कैसी? बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी विवेक के मुंह से असली बात नहीं निकली। कमल ने मसला भांप लिया। बोला, विवेक तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से मतलब भैया जैसे
अमन को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देती। कमल को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, विवेक तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वर्ग की दुनिया में आप भगवान से कम अमन को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। कमल को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, विवेक तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वर्ग की दुनिया में आप भगवान से कम 40,000 या 50,000। भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़े ही है। 10,000 है। देखो विवेक, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूँ तो भी 25,000 अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। कमल कुछ देर मौन रहने के बाद सोच कर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिंदगी नहीं है। विवेक को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। विवेक चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान का याद आ गई। भैया अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन विवेक ने 10,000 रुपया कमल को दिए और रघु वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर विवेक अम्मा के साथ कमल के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था परमिला। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीज़ों बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर विवेक अम्मा के साथ कमल के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था परमिला। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीज़ों का बॉक्स लेकर दे दिया। विवेक दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ परमिला को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि विवेक के गांव में बहिष्कार की ही बातें होने लगी। सब ने विवेक को कोसना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर लिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से परमिला ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था परमिला उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भर कर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। परमिला ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। परमिला के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से परमिला धर्म पत्नी परमिला हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद परमिला ने अपने बेटे को जन्म दिया। विवेक की सुनी जिंदगी में बहार आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। विवेक से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। परमिला कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। विवेक बुरे दिन भूल गया। परमिला बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख का महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। परमिला से बिछड़ने का साल शुरू हो गया।
विवेक उदास रहने लगा था। खूब मेहनत करने के बाद भी वह 15,000 रुपया नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, विवेक की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूखकर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर कमल सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, विवेक 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? विवेक ने फावड़ा तान लिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो मेरी बात की। प्रमिला मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात ना करना। कमल तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नजब दबाना जानता था। गुस्से से बोला, विवेक औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे प्रमिला के। उनका पति और पूरे बेटियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें बीवी के चक्कर में। अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। विवेक उल्टे पांव घर की ओर लौटा। रुपयों का बक्सा खोलकर रुपया गिनने लगे तो बहुत कम थे। कमल अब 30,000 रुपया मांगने लगा था। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मा और प्रमिला दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ विवेक? रोए जा रहा था। प्रमिला एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई प्रमिला ने विवेक के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस किया। विवेक ने प्रमिला की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाई। खुद और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। विवेक रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते विवेक चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी प्रमिला को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर प्रमिला उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? प्रमिला हमेशा की तरह खामोश, बेचैनी और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। विवेक ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक कठ अपनी प्रमिला को घूरता रहता। प्रमिला विवेक ने नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। विवेक ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। प्रमिला ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर विवेक के पास पहुंची और विवेक के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रमिला पहली दफ़ा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर विवेक को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंजी। विवेक ने प्रमिला का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। प्रमिला की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसके विदाई हो जाएगी और उसे विवेक से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे विवेक मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, प्रमिला अब यह उदासी छोड़ो। कोई मुझसे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। कमल के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। इतने पैसे, हाँ अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने पहलवान चौधरी के यहाँ। 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, विवेक ने खुश होते हुए बताया। प्रमिला सिहर गई। यह मैंने क्या किया? घर कैसे चलेगा वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद प्रमिला पहली बार चहकी मुस्कुराई और विवेक के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उधार की खुशियों के लिए
तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और प्रमिला ने विवेक का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।